क्या सोच रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ, क्या देखता हूँ, क्या जान रहा हूँ और क्या पहचान रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है, मुझे अपनी नीयत अच्छी नहीं लग रही। वो क्या है ये नीयत? देखो, मैंने कहा था कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो संघर्ष करना पसंद करता है पर संघर्ष करता नहीं है। पूरी दुनिया 99% लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, संघर्ष करना पसंद नहीं करते पर संघर्ष करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ है। मैं अलग तरीके से चलता हूँ, अलग तरीके से सोचता हूँ, अलग तरीके से थिंकिंग करता हूँ। यही चीज़ देख कर के मुझे गुस्सा आती है कि मैं हर चीज़ ऐसे सोचता हूँ बिल्कुल जैसे कि पहली बात तो मेरा ब्रेन के केमिकल्स इस तरीके से अभी वो हो रखे इम्बैलेंस, या यूँ कह लो कि इस तरीके से टायर्ड हो रखे कि मुझे इतनी एक्साइट नहीं दे रहा अभी। एवरी टाइम बस एक्साइटमेंट से होते हैं। कोई भी एक्साइटमेंट होएगी तो हमें मन करेगा उस चीज़ को बेटर टू बेटर बनाने का, ऑप्टिमाइज़ करने का या प्रोडक्टिव बनाने का। और यदि हम इंटेंस ही नहीं है, हम कोई एक्सपीरियंसेबल ही नहीं है, हम किसी लालच में नहीं है, हम किसी ह्यूमैनिटी के नेचर में ही नहीं है, तो हम उसको एक लाइफ की तरह जिएंगे कि मतलब इम्परफेक्ट जैसे चल रही है वैसे चलन दो। ठीक है, तो दो फेज आ जाते हैं हमारे। एक तो होता है संतुष्ट, जो कि बैलेंस होता है, अपने आप पे स्टेबल होता है। सेकंड होता है चेंज, जो ओवरऑली हाइपर एक्टिव होता है, यूँ कहता है कि जल्दी से जल्दी बदलो और जल्दी जल्दी सब चीज़ें करो। ये दोनों स्टेट्स के चार कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि एक हाइपर एक्टिव स्टेबिलिटी, एक केओट मतलब हाइपर एक्टिव स्टेबिलिटी मतलब कि केओटिक स्टेबिलिटी, मतलब कि वो स्टेबिलिटी जिसमें हम कि स्थिर तो है, संतुष्ट तो है, बट हम अपने आप को बदलना चाह रहे थे लगातार लगातार। ये लूप्स में फंसा हुआ व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो स्टेबल है, स्थिर मतलब कि बिल्कुल शांत, चीज़ों से पढ़े, जो बिल्कुल संतुष्ट है, ये बिल्कुल गुड पर्सन है। थर्ड पर्सन वो हो गया जो क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन वो हो गया जो बदल रहा है, जो बदल रहा है पर स्थिर है। ये कौन हो गए? रिच पर्सन्स हो गए। रिच पर्सन्स हो गए क्योंकि रिच पर्सन क्या होते हैं कि बदल रहे होते हैं, एवरी टाइम डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, बट वो स्थिर होते हैं अपने आप में। कहते हैं मैं तो ऐसे ही कमा रहा हूँ बिकॉज माई ड्यूटी, दैट इज़ माई वर्क। ठीक है। और फोर्थ पर्सन वो होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, केओटिक होते हैं, जैसे कि मैं। कभी ये बदल जाते हैं, कभी तो संतुष्ट हो जाता है, स्थिर। कभी क्या बोलते हैं, हाइपर एक्टिव केओटिक हो वो हाइपर एक्टिव वो केओटिक स्टेबल हो जाते हैं। या कभी रिच पर्सन की तरह स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर केओटिक होते हैं, मतलब कि चेंज हो रहे हैं विद स्थिरता के साथ। अभी जो चौथे टाइप के पर्सन होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टाइप के पर्सन से, जो कि स्टेबल होते हैं। देखो, आम व्यक्ति कमाता है, स्थिर हो जाता है और वो अपनी फील्ड को ही समस्त चीज़ें समझने लग जाता है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मोस्टली मुझे कई चीज़ें इसलिए नहीं दिक्कत देती है कि एक तो मैं क्या बोलते हैं बहुत टाइम लंबे समय से परफेक्ट, पहले कुछ इल्यूजन्स है, जब तक कुछ नियमों को तुम तोड़ोगे नहीं तब तक नियम तुम बना नहीं सकते। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में, मैं इसको एक टर्म दूंगा ब्रेन की, मोंगडेंडाला। मोंगडेंडाला का मतलब क्या है? अब मैं इसको टर्म किसके रिलेटेड दे रहा हूँ? मैं मेड्यूलर से रिलेटेड दे रहा हूँ। मेड्यूलर का मुझे पता नहीं कि मेरे ब्रेन में कहाँ से आ रहा है, पर मेरा ब्रेन कह रहा है, मेरा ब्रेन मेड्यूलर से कहीं कुछ परसू करके उन चीज़ों को दे रहा है। अब मुझे पता ध्यान नहीं कि मेड्यूलर करता क्या हमारे ब्रेन में। होता पीछे को है, ब्रेन स्टेम है, और वो मेडुला पोन्स, वो अब मुझे तो पता है सेरेबेलम हमारे पोस्टर को करता है, पोन्स हमारी क्या बोलते हैं ये अनकॉन्शियस, और मेडुला हमारी अनकॉन्शियस चीज़ों को करता है शायद में भी। तो वो छोड़ो, और मैंने कुछ नाम दिया था मोंडेक्टेरा, है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ओवरऑल ब्रेन है, वो कभी कभार इस सिचुएशंस में चला जाता है कि वो अपने आप को सोचने लग जाता है कि चल क्या रहा है, एवरी टाइम मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे को रिजल्ट दे रहा है, बस मुझे मेरी नीयत नहीं लग रही क्या मैं कर रहा हूँ। मतलब कहने वाली बात क्या है, सपोज़ करो मैं कह रहा हूँ कि देख भाई, अगर तू हार्ड वर्क नहीं करेगा, स्मार्ट वर्क के पीछे पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं है, अपने आप को चेंज करो। ये है मोंडेक्टारा, कि आपका ब्रेन आपको कह रहा है कि रीवायरिंग करो, मतलब कि आपका सिस्टम आपको खुद कह रहा है कि मुझको ख़त्म करके दोबारा बनाओ।
देखो हमारा अधिकतर ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है। मॉडर्न डायलॉग का मतलब यही है कि आपके ब्रेन को बचपन से लेके बड़े तक किसी अलग तरीके की वायरिंग में मॉडिफाइड करा है। अब जब अलग तरीके की वायरिंग में मॉडिफाइड करा, आपको ये सपने दिखाए हैं कि दुनिया चलती ऐसे है, आपको सपने दिखाए हैं कि देखो चीज़ें इस तरीके के मॉडल में चलती है, और रियलिटी और यूनिवर्स आपको ये सिखाना चाहता है कि मुन्ना दिखना कुछ और होता कुछ और है। दिखना कुछ और होता कुछ और है, और चेंजिंग यही कहलाती है लाइफ की, कि अपनी चीज़ों को पर्सपेक्टिव को बदलो। यही है मॉडर्न टेरा, कि आपके ब्रेन की रिवायरिंग में होने की प्रक्रिया। आपका ब्रेन खुद कह रहा है कि मेरे को रिवाइड करो, सोचने का तरीका ही बदलो अपना। वो कह रहा है कि देखो हम पे 2 फेज़ होते हैं, एवरी टाइम हम पे 2 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ वो जिसमें हम कुछ न्यू मेक करते हैं, हम कुछ बनाते हैं, हम कुछ क्रिएट करते हैं, हम कुछ ऑपरेट करते हैं, हम कुछ कंट्रोल करते हैं, हम कुछ वॉच करते हैं। ये सब का सब क्रिएट, ऑपरेट, वॉच, न्यू जो भी हो रहा है, ये सब हमारी इंटेलिजेंस द्वारा हो रहा है। और ये इंटेलिजेंस कब हो रहा है? जब हम कोई चीज़ देखते हैं। हमने देखा इंसान इम्परफेक्ट है, इंसान कमज़ोर है, तो हमने कल्पना करी एक सुपरमैन की, कि जिसके पास इमोर्टल पावर हो। हमने कहा इंसान मरता है, हमने कल्पना करी कि इंसान नहीं मरता है। ये सब किसके बेस पर हो रहा है? बेस टू बेस हमारा वही है बेस, ठीक है। एक वो हो गया कि हमने इस तरीके से कल्पना कर ली और ये इंटेलिजेंट मेक कर दिए, न्यू है, ये किसी ने आज तक नहीं सोची। सपोज करो इस तरीके से हमने कुछ मेड करा, बट ये इसका बेस क्या है? बेस तो हमारे सामने ही है, रियलिटी की कल्पना जो बनी है वो रियलिटी भी बनी है। हमने कहा आसमान में उड़ना है, तो आसमान में उड़ने की कल्पना कब आई? जब हमने पंछियों को उड़ता हुआ देखा। अगर पंछी भी नहीं होता तो हम आसमान नाम की चीज़ भी नहीं कहते कोई। अगर आसमान समतल होता, बादल कुछ नहीं होता, कोई भी भिन्नता नहीं होती, तो हम आसमान के बारे में भी जानते, जैसा यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते, ठीक है। और कोई फैलाव चीज़ को हम स्पेस कह देते हैं, हम उसको वहीं सिमट देते, लिमिट लगा देते कि ये स्पेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये अंत है। जैसे हम 2 पार्टिकल्स के बीच में गैप को यूँ कह देते, ये तो गैप है, स्पेस है। और क्यों कहते हैं हम? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता उसके बीच में है क्या। हम उसके बीच में एयर भी तो कह सकते हैं, बट एयर दिखती है, दिखने के मामले में हम केवल यूँ कहेंगे स्पेस है। ऐसे ही अगर पार्टिकल्स के मामले में कहेंगे तो हम एयर कहेंगे, फिर एयर के पार्टिकल्स के बीच में हम कहेंगे तो हम कहेंगे कुछ नहीं है, और उसके बीच में भी तो एयर हो सकती है। एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट। क्या वैक्यूम में एयर प्रेजेंट करती है क्या? बिकॉज वैक्यूम में स्पेस प्रेजेंट करता है, और इसलिए वहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, डायमेंशनली एंटी स्यूडो फोर्सेस जनरेट होती है, और तभी वो प्रेशर इधर से उधर मूविंग करता है, बिकॉज हमने वहाँ पे एक्सटर्नली चीज़ें जनरेट करी है। क्या स्पेस में वैक्यूम होता है? नो, नेगलेट एयर होती है। वो नेगलेट एयर के कारण चीज़ें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, और हम ह्यूमन क्या मान लेते हैं कि स्पेस में वैक्यूम होता है। और ये रियलिटी में हमारा पर्सपेक्टिव है केवल। किस बेस का पर्सपेक्टिव है? क्या हमारी आइज़ का पर्सपेक्टिव है? नो, पर्सपेक्टिव मतलब कि हमारे द्वारा क्या इंटरेक्ट कर रही है एक अनदर बॉडी, ठीक है, ये परसेप्शन कहलाता है। और ये पर्सपेक्टिव ही तो है कि एवरीथिंग जो वहाँ पे प्रेजेंट है यूनिवर्स में या स्पेस में, ठीक है, तो हम जब उस चीज़ को देखें तो हमारे पर्सपेक्टिव में वो इतनी नेगलेक्ट हो जा रही है कि वो जीरो को अप्रोच कर रही है, पर एग्जैक्ट जीरो नहीं है। एग्जैक्ट जीरो नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब मेरा ब्रेन बार बार मुझे यही कह रहा है कि पहले तो मुझे इस डायलेमा से निकाला कि देखो दुनिया तुम्हें दिखाएगी परफेक्ट, बट रियलिटी में कोई परफेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ दिखने में परफेक्ट है, क्योंकि दुनिया को दिखाना आता है। सपोज़ करो मैं किसी भी एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें रियल प्रैक्टिकल है, तो मुझे कोई कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ इरेगुलर बोलूँ। मैं कहता हूँ कोई मूवी चल रही है, उस मूवी में मान के चलो, जो मार्वल की मूवी ले लेते हैं, कैप्टन अमेरिका न्यू जंप मारी और दैट उछल गया, ठीक है, कितना मॉडिफाइड लगता है ना, परफेक्ट लगता है, बिल्कुल एक्यूरेट लगता है, बिल्कुल एक्यूरेट लगता है। बट इन रियलिटी हमें पता है कि पीछे किस तरीके की प्रक्रिया चल रही होगी, पर जब हम मूवी देख रहे हैं तो हमें ये नहीं पता होगी कि ग्रीन स्क्रीन में ये लटका कर उसको उछाला गया है, पीछे कुछ और हो रहा है रियलिटी में। और यही होती है प्रोडक्टिवनेस, कि वो कहती है परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी नाम की चीज़ होती है कि कैसे ना कैसे करके बेहतर दिखाया जाए या बेहतर बना जाए। क्या है ये बेहतर? क्या ये बेहतर ऑलवेज बेटर कहलाता है? मतलब फिर तो ये परफेक्ट कहलाएगा कि एक ऐसी चीज़ जो हर चीज़ के लिए परफेक्ट है, हर चीज़ के लिए बेटर है? नहीं, ये एक सर्कमस्टेंस के लिए बेटर है,
हो सकता है वो एक फील्ड के लिए बेटर हो, बट रियल सिचुएशन में वो फेल हो जाए। रियल सिचुएशन में एक एम्बुलेंस जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और अमेरिका के जैसे वो लोग जो ट्रेनिंग होते हैं उनकी जैसी, पर उनका बोरिंग लगता है। वाई? बिकॉज वो अपनी फील्ड में प्रोडक्टिव है। एक मूवी वाला एक्टर अपनी फील्ड में प्रोडक्टिव है, ऐसे एक स्टंटमैन अपनी फील्ड में प्रोडक्टिव है, बट परफेक्ट कोई नहीं है। बिकॉज परफेक्ट का मतलब तो ये हो गया कि मान लो एम्बुलेंस वाले वो फायर ब्रिगेड वाले व्यक्ति को यूँ कहा कि चलो तुम मूवी भी कर लो, तुम एक्टिंग भी कर लो, हैं तुम एक्टिंग में भी एक फायर ब्रिगेड वाला बन जाओ, या रियलिटी में बन जाएगा? या एक मूवी वाले को कहा कि देखो तुम उसमें तो कूद गए, चलो असली दुनिया में भी तुम अपनी दुनिया को बचा लो, क्या वो बचा लेगा? देखो अभी मैंने एक एग्जांपल कहा था कि फायर ब्रिगेड वाले को भी मूवी करने को क्या वो कर लेगा? देखो अधिकांश कर लेते हैं, आप यूँ कहोगे कि अधिकांश कर लेते हैं, पर ये तो है हकीकत कि देखो स्टंटमैन को भी ऐसे रियल सिचुएशंस के लोगों को चुना जाता है, एक रियल हिटमैन को रियल बॉडीज़ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जाता है ताकि रियल लगे मूवी। सपोज करो मैं कहना चाहता हूँ एक भूतिया बंगला है, आप वहाँ पे अकेले गए हो, उस भूतिया बंगले के अंदर आप अकेले गए हो और आपको एक डर महसूस हुआ, बट वहीं आप एक स्क्रिप्टेड मूवी में हो, आप एक भूतिया बंगले में गए हो, आप पता है आप एक्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे रियलिटी में कुछ दुर्घटनाएं घटी। बट एक चीज़ बताओ मुझे, सिंपल मैनर में हमें ये एक चीज़ समझ में आती है मैच्योरली कि कोई भी घटना घटी होगी और जब वो रिवील है तो क्या वो भूतिया रहेगी? नेचर की जब चीज़ें हम जीते हैं तो हमें पता होता है नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, बट हम उसे प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं बिकॉज वो हमारे पर्सपेक्टिव में अनप्रिडिक्टेबल है। मैं बेटा मैं ये तो कह रहा हूँ कि नेचर आपके प्रेजेंस में अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ जी, परसेप्शन को प्रेजेंस भी कहते हैं। प्रेजेंस मतलब देखना, प्रेजेंस मतलब उपस्थित होना, ये परसेप्शंस कहलाते हैं कि आपकी उपस्थिति पर, आपके इंटरेक्शन पर नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। रियलिटी में नेचर के लिए अनप्रिडिक्टेबल है ही नहीं। क्या कोई मुझे कह सकता है कि मैं अपने आप के लिए अनप्रिडिक्टेबल हूँ? नो। यदि मैं ध्यान लगाऊँ, मैं फोकस लगाऊँ, अगर मैं भूल चुका हूँ अपनी आइडेंटिटी, तो या मैं अपने आप के लिए अनप्रिडिक्टेबल हूँ। मैं एक अलग बॉडी हूँ, मैं अलग हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी सोल अलग है और मैं अलग हूँ, क्योंकि मेरा माइंड प्योरली मेरे सोल को नहीं जानता। बट यदि मेरी सोल को प्योरली वो जान जाए तो वो सोल से अलग हो गई नहीं। सोल कौन? आत्मा। हम क्यों कहते हैं कि हमारी आत्मा अलग होती है, हमारा मन अलग होता है? क्यों? क्योंकि हमारा मन भूला हुआ होता है, आत्मा नहीं भूलती। वो हमारी वो आइडेंटिटी होती है जो रियल आइडेंटिटी होती है, जो शरीरों को कपड़ों की तरह बदलती है, ठीक है। बट ये हमारी शरीर को वास्तविक समझता है कि ये मेरी लाइफ है, अगर ये मैंने खो दी तो मैंने क्या नहीं खो दिया, ये चीज़ें समझता है। अब देखो एवरी सर्कमस्टेंस, एवरी पॉलिसी आपको जब भी वर्क लगाएगी, देखो कहने को मैं अगर कोई वर्क नहीं कर रहा तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ क्या कर रहा, ठीक है। परंतु यदि मैं कोई वर्क कर रहा हूँ, किसी फील्ड में हूँ, और यदि मेरी खुद की नीयत नहीं है तो मैं वहाँ पर पता है क्या कहूँगा? यदि मैं दूसरों को कह रहा हूँ संघर्ष करो और मैं खुद संघर्ष नहीं कर रहा तो मैं खुद इरिटेट हूँ। यदि मैं खुद कह रहा हूँ कि देखो भाई, अधिकांश लोग 3 तरह की विक्टिम्स निकलेगी, 3 तरह की विक्टिम्स, 3 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स निकलेगी। 4 क्यों निकाली? यहाँ 4 इसलिए निकलेगी क्योंकि न्यूट्रल नाम की कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, इतनी सोच कोई नहीं होगी। 3 टाइप की विक्टिम्स निकलेगी। फर्स्ट विक्टिम वो होगी, मैंने कहा देखो एक कैटेगराइज समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। वो ए बी नहीं होता, ए बी प्लस बी ए होता है, बी ए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है ये। देखो बाइनोमियल थ्योरम भी दे सकती, पहले मैंने बना देती है। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि ये सीक्वेंस क्या है? ए स्क्वायर ए बी ए और फिर बी स्क्वायर, ये ए बी और बी ए हम इनसे मानते नहीं अलग अलग, इसलिए ये एक जैसे हो जाए 2AB, बल्कि 2AB नाम का इल्यूज़न है केवल, वो असलियत में AB प्लस बी ए है, ठीक है। ए बी प्लस बी ए।
फिर तो 3AB भी हो जाना चाहिए था, है ना? 3AB भी हो जाना चाहिए था। हाँ, 3AB भी हो जाता, 3AB भी हो जाता। AB प्लस BA प्लस AB, फिर हम उससे अलग तरीके से दिखाते हैं, पर क्या हमने अलग तरीके से दिखा रखा है? हमने सिर्फ 2 ही वे दिखा रखे कि A और B को इस तरीके से दिखाओ, बट रियलिटी में A और B डायमेंशनली कनेक्ट हो जाएगी फिर, ठीक है, क्वांटिटी वाइज में। मान के चलो मैंने कहा कि A और B 4 टाइम्स है, A इंटू B है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4AB है, उनका वेब बन रहा है जिसमें A नाम का एलिमेंट और B नाम के एलिमेंट्स आपस में जुड़ रखे कि A नाम का गट्ठा 4 का B नाम के गट्ठे से ऐसे कनेक्ट है, या A B ऐसे करके वेब की तरह कनेक्ट है। आप कहोगे मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, यही तो कहना चाहता हूँ मैं कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, कि AB जरूरी नहीं कि आपने कहा कि 4AB का मतलब ये नहीं हुआ कि 4A मतलब और 4 नाम की क्वांटिटी में AB ऐसे जुड़ रखे गट्ठे में, या ऐसे जुड़ रखे AB करके, ऐसे नहीं, हर कोई एक दूसरे से वेब की तरह जुड़ रखा है। जब मैंने कहा कि आपने कहा बाइनोमियल थ्योरम में तो 2 जो है कॉम्बिनेशन से निकलता है, एक्सक्लूसिव में आपने दिया कि भाई 2 जो है कॉम्बिनेशन से निकल जाता है, मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाता है और 2 निकल जाता है वैल्यू, ठीक है ना? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक जगह AB प्लस B है, आपने कहा 3AB में भी तो 3 निकल के आ रहा है, क्योंकि 3AB में भी हमने 3 को कोई पोजीशंस नहीं दी कि AB किस तरीके से मॉडल्स निकाले गए। हमने यूँ नहीं कहा, एक जगह तो हमने कहा था AB, दूसरी जगह कह दिया BA, पर तीसरी जगह हमने कोई चीज़ दी नहीं है कि A और B इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं, दिख सकते हैं। बट रियलिटी में कॉम्प्लेक्सेस ऐसे चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, एक सीक्वेंस में हम एक कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते हुए चलते हैं और एवरीथिंग एक सीक्वेंस रखती है। यही परफेक्शनिज्म कहलाता है। हम कहते हैं कि नेचर इज़ परफेक्ट। वाई नेचर इज़ परफेक्ट? देखो मैं नेचर परफेक्ट क्यों कहता हूँ? क्योंकि नेचर अपने आप को दिखाता है परफेक्ट। ये भूतनी वाला एवरी टाइम अपने आप को परफेक्ट दिखाएगा। क्यों परफेक्ट दिखाएगा? क्योंकि ये दिखाना जानता है, क्योंकि इसे पता है अगर मैं अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट दिखा दूंगा, मैं अपने आप को नेकेड दिखा दूंगा तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और रियलिटी है, बिखरा हुआ व्यक्ति है ये, बिखरे हुए शरीर। अगर आपके शरीर में सोल ही नहीं है, कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो आप एक ढांचे के अलावा कुछ हो ही नहीं मेजरली। अगर आपके ब्रेन में माइंड ही नहीं है, वो मिस्टेक करने वाला मॉड्यूल ही नहीं है, तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, आप किसी भी AI को, किसी भी मॉड्यूल को बेटर टू बेटर की फॉर्म में बना सकते हो, पर कभी परफेक्ट क्यों नहीं बना सकते ह्यूमन की तरह? क्योंकि ह्यूमन गलतियाँ करता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। क्या मशीन गलतियाँ कर सकती है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से? न्यू मस्त गलतियाँ कर सकती है। न्यू का मतलब है एवरी टाइम अपनी गलतियों को देखकर सीख लेना। क्या मशीन कर सकती है? कहोगे ये तो करती है, आज के टाइम पे नहीं करती ना, नहीं करती। मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कुछ ला रहा हूँ, मैं कुछ न्यूक्लियोफोन कर रहा हूँ, क्या मशीन कर सकती है? कह सकती है। निरंतर नाम का शब्द क्यों बनाया अपनी आइडेंटिटी? क्योंकि निरंतर नाम में शब्द में अपने आप में ये चीज़ है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तब मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तब मैं सब कुछ हूँ। मतलब जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तब मैं चीज़ें बना लेता हूँ। मतलब मैं परम क्यों लगाता हूँ? परम इसलिए लगाता हूँ ताकि एवरी पर्सन या एवरी बीइंग यूँ सोचे कि देखो ना तो मैं कोई सत्पुरुष हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं कोई इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, ना मैं क्या बोलते हैं ब्रिलियंट, बिल्कुल सप्तऋषियों का सप्तऋषि हूँ। मैं एक निठल्ला, नालायक और इम्परफेक्ट पर्सन हूँ, बट मुझे परफेक्ट बनना आता है। जो परफेक्ट है वो वाह वाह बनता है परफेक्ट, बट मेरी लाइफ अलग है। यही चीज़ होती है कि परफेक्ट को तुम मेजरेबल कर लोगे कि हाँ ये परफेक्ट है, मुझको परफेक्ट में मेजरमेंट नहीं कर सकते बिकॉज मैं एवरी टाइम चेंज हो रहा हूँ। एक ग्रोथ पर्सन के आप ग्रोथ को तय कर लोगे कहाँ तक ग्रो करेगा, बिकॉज उसका सीक्वेंस होगा। मेरा सीक्वेंस नहीं होगा, मैं अनसीक्वेंसल हूँ, कभी ग्रो कर रहा हूँ, कभी लॉस कर रहा हूँ। मैं चेंजेबल पर्सन हूँ, मैं लाइफ हूँ, मैं रियल हूँ, ठीक है। तो नेचर यही है, नेचर अपने आप को दिखाता है ऐसे जैसे कि बिल्कुल रियल हो, बट रियलिटी में कुछ नहीं है। वाई? बिकॉज वो एक एलिमेंट्स का बना हुआ वेब है जो अपने आप पे हमारे लिए वेब बुने जा रहा है। वो वेब क्या है? पैराडॉक्सिस, माया है। पैराडॉक्सिस क्या मतलब एक नहीं अनेक हो गए। मेजरली मैं बात क्या करना चाहता था कि पहले मेरे ब्रेन में परफेक्ट नाम का एक इल्यूजन बैठा हुआ कि परफेक्ट नाम की चीज़ें होती है। आज भी मेरे ब्रेन में बैठे हुए हैं,
समय के संग धीरे 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 एवरी सर्कमस्टेंस मुझे रिन्यू हो रहा है, मतलब कि बार बार मुझे याद आ रहा है या नई चीज़ें मैं बना रहा हूँ अपने दिमाग में, इंटेलिजेंट मेक कर रहा हूँ कि देखो परफेक्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक जगह मैंने मान लिया परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, फिर मैं इम्परफेक्ट तरीके से चलने लग गया। मैंने अलग तरह का मॉन्टेक डाला बना लिया अपने दिमाग में, तो मैंने अलग तरह का मॉन्टेक डाला बना लिया। तो मैंने कहा देखो मॉन्टेक डाला भी थोड़ा सा मेडुला और अमाइक डाला से थोड़ा सा रिप्रेजेंट है और थोड़ा हिप्पोकैम्पस से, कि मेरा इमोशनल ब्रेन मुझे किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। कि मैंने अलग तरह का मॉन्टेक डाला बना लिया। मैंने कहा अब हर चीज़ इम्परफेक्ट चलेगी, बट क्या रियलिटी में इम्परफेक्ट चलती है, दुख देती है। एक समय के बाद आके मुझे समझ में आया कि नहीं, देखो चीज़ें प्रोडक्टिव बन रही है, चीज़ें स्ट्रिक्टली चल रही है, चीज़ें रूल आउट चल रही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे पर। यदि अगर हम यूँ सोचें कि हर चीज़ इम्परफेक्ट है, हम नियमों के अनुसार चलेगी नहीं, तो हम किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई नहीं, या बात कैटेगरी बिल्कुल फुलफिल है। तो मैंने सोचा यार प्रोडक्टिव, तो मैंने कहा यार नियम भी ज़रूरी है, रूल्स भी ज़रूरी है, तो मैंने परफेक्ट की जगह, मैंने कहा परफेक्शनिज्म की जगह वैसे प्रोडक्टिवनेस कहूँगा, मतलब ना तो प्योर इम्परफेक्ट ना प्योर परफेक्ट। मैंने कहा ये बीच का रास्ता है जहाँ प्रोडक्टिव बनते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब है बेटर टू बेटर, और किस बेस पर, सर्कमस्टेंस पर बेटर। एवरी सर्कमस्टेंस हम थिंक करते हैं, एवरी सर्कमस्टेंस हम लाइफ जीते हैं। जैसे मैं इस लाइफ में जिया तो मुझे रियलिटी कुछ हद तक पता होगी कि हाउ आई एम, बट पूर्ण रूप से मुझे रियलिटी नहीं पता होगी। यदि मुझे पूर्ण रूप से पता चल जाएगी तो मैं काम करना बंद कर दूँगा। यदि मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ ये केवल शरीर मेरा एक कपड़े की तरह है, मैं इसे यूँ चाहूँ तब बदल दूँ, तो मैं जीना छोड़ दूँगा। मैं तब चाहूँ मरना चालू कर दूँगा तुरंत। यदि मुझे डर और भय नहीं आएगा तो मैं सीधा एक लाइफ बदली, फिर दूसरी लाइफ बदली, फिर तीसरी लाइफ बदली, जब तक सक्सेसफुल लाइफ नहीं आएगी मैं बदलता रहूँगा। बट यदि मुझे डर लगेगा, यदि मुझे भय आएगा और मैं यूँ सोचूंगा यार लाइफ मेरी एक ही है, दिस इज़ माई सिंगल लाइफ, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो हो रहा है वही होगा, और यही है जड़ाई। देखो 3 तरह के मैंने व्यक्ति कहे थे। मान लो मैंने एक थिंकिंग करी कि मैं अधिकतर गोरे रंग के लोग एरोगेंटेड हो गए, एग्रेसिव हो गए और बदतमीज़ हो गए, नालायक हो गए। क्यों? उनकी परिस्थितियों ने उन्हें बना दिया नालायक। मैंने 3 ही टाइप के पर्सन क्यों कहे थे, वो जो एग्जांपल दिया था वो इसी में दिया था कि देखो 4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे, 3 ही एग्जिस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों एक बन जाएंगे 2ab। तो 3 ही एलिमेंट्स जनरेट हुए अलग अलग, A² B² 2ab, ठीक है ना। 3 टाइप की टर्म्स वो हुई। तो यही चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहली प्योर वो क्या, गोरी रंग की लड़की, उसमें क्या होगा, एरोगेंसी होगी। वाई? अधिकांश बीतते समय से क्या उसको उसके रंग पे भेदभाव मिला, डिस्क्रिमिनेट मिला? नो। या डिस्क्रिमिनेंट भी, भेदभाव भी आपके लिए ज़रूरी होता है। यदि अगर आप सब चीज़ों को समान कर दोगे तो आप नियम का सबसे पहला रूल तोड़ रहे हो कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ में बांध नहीं रहे, और नियम आपकी डिस्क्रिमिनेशन छीनते हैं और उसका हक बनता है छीनने का। क्योंकि यदि अगर वो छीनेगा नहीं तो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाएगा, आपको बेटर नहीं बनाएगा। यदि मालिक क्यों ना कहे कि बेटा कि टाइम पे आना है काम पे, तो आप कभी आओगे ही नहीं काम पर, आप तो मुफ्त की सैलरी कमाओगे, तो क्या उसका काम चल जाएगा? नहीं। तो एक सिस्टम बनाने के लिए, एक फिक्स मैनर बनाने के लिए नियम, रूल्स और लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये लॉज क्या करते हैं? आपकी फ्रीडम को छीनते हैं और उस फ्रीडम के बदले आपको कुछ देते हैं। कुछ लॉज इतने हार्म होते हैं कि वो नहीं देते, उनको बदलने की जरूरत है, तो उनको तोड़ते भी, एक क्रांति भी होती है। अधिकांश व्यक्ति अपनी ईगो स्टिक में यूँ सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, और वहीं उसके कुत्ते की तरह मौत होती है, खाल खोचली जाती है। इस नहीं तो उसी जन्म में कहीं ना कहीं मानसिकता रूप में खोचली जाती है। तो खोची इस तरीके से आती है कि वो व्यक्ति ना तो इधर का रहता ना उधर का रहता। क्योंकि देखो खुद बनाने वाला ईश्वर खुद अपने आप को कह रहा है कि देखो मैं कहने को सर्वशक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु मैं अपनी एक पहचान रख दे रहा हूँ कि देखो मैं निरंतर हूँ। मतलब कि ना मैं परफेक्ट हूँ ना मैं वो कुछ हूँ, मैं तो इम्परफेक्ट खुद पर्सन हूँ। मतलब मैं तो खुद नालायक हूँ। बनाने वाला इसलिए आपको कह रहा है ताकि आपको रियलाइज़ करा सके कि आप परफेक्ट बन सकते हो, आप मुझसे बेटर हो। जब बनाने वाला, इसलिए तो मैं कहता हूँ दिव्य वो नहीं है जो अपने आप को देव कह रहा है। दिव्य वो है जो अपनी उपस्थिति जान गया कि हाँ मैं मानव हूँ, या मेरी रियल आइडेंटिटी है और मुझे पता है कि हर चीज़ ऐसी चलती है, तो वो दिव्य है। क्योंकि वो संतुष्ट हो चुका, स्थिर तो हो चुका।
आप तो स्थिर भी नहीं हो। ठीक है, तो जो बनाने वाला है वो खुद कह रहा है कि देखो मैं खुद महान हूँ, ज़्यादा मत बोलो, और मेरे को यही समझ में आ रहा है कि मेरी मेंटेलिटी मुझे क्या कह रही है। और जो इंसान है वो कह रहा है अपुन इज भगवान। क्यों? वाई? बिकॉज ह्यूमैनिटी की नेचर है। एक हद के बाद, फेवरेबल मिलने के बाद यूँ सोचेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, और रूल करेगा। माँ उसके परिणामों पे वो जाना भूल जाएगा। एक लिखने वाला भी था खुद जानता है, अगर मैंने अपनी नीतियों के विरुद्ध चला ना तो मेरी नीतियों ही मेरी दमन कर देगी। पूर्ण रूप से दमन नहीं कर सकती, क्योंकि नीतियाँ बनाने वाले का ही कैसे दमन करेगी, पर नीतियाँ उसका दमन ऐसे कर देगी, उसको तंग कर देगी, स्ट्रेसफुल कर देगी। वाई? बिकॉज उसने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा। उसने सूत्र लिख दिए कि देखो ज़िंदगी में नियम भी अनिवार्य है और नियम तोड़ने भी अनिवार्य है, परंतु व्यक्ति नियमों पे जीना चालू कर दिया तो वहीं से उसकी नीति चालू हो गई कि देखो भाई अब आने वाले समय में तुम्हारे संग क्या परिणाम होंगे। वो घटना घटित हो जाएगी, नियति बन जाएगी। उसने नियम तोड़ने लग गया, क्या होगा? सब कुछ बिखेर दिया, तब भी टेंस हो गया। तो टेंशन तो एवरी टाइम रहेगी, संघर्ष एवरी टाइम रहेगा। संघर्ष कहलाता क्या है? हर समय मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये संघर्ष है। एवरी टाइम मैं कुछ भी थिंक कर रहा हूँ, ये संघर्ष है। कोई भी चुनौती, कोई भी प्रॉब्लम, ये संघर्ष है जब मैं उसको टेकल कर रहा हूँ। सेकेंड फॉर्म, एक लड़की की, मान लो एक लड़की डल कलर की उस इन्वायरमेंट के अनुसार जिसको कोई भाव नहीं दे रहा, उसमें क्या होगा? उसके संग शुरुआत से डिस्क्रिमिनेट हुआ है, परिस्थितियों ने उसको कैसा बना दिया? व्याकुल बना दिया, बेहतर बना दिया। ये होगा, ये अधिकांश में पाएगा। ये है दोनों के दोनों सिमिलर फॉर्म्स जो इन्वायरमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। इनका मॉन्टेक डेला अलग तरीके से थिंक करेगा, उसका मॉन्टेक डेला अलग तरीके से थिंक करेगा, मतलब ओवरऑल ब्रेन उसका जो एक डेला होगा, इमोशनल ब्रेन होगा, अलग तरीके की थिंकिंग, अलग तरीके का वेज होगा। इसका भी अलग तरीका वेज होगा, अलग तरीका वो होगा। वो एरोगेंट होगी, वो होगी, और वो होगी नेचुरली। ये सही होगी, सीधी होगी, सादी होगी, और बिल्कुल एक परफेक्ट होगी। बट इसको देखो, दोनों में नेचर अब भी बैलेंस बना के रखा है। बैलेंस क्या बना के रखा है? गोरी वाली के संग उस इन्वायरमेंट के बेस पे गोरी है। गोरी का मतलब है वो ब्राइट है उस इन्वायरमेंट के बेस पर। इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट में उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी सुपीरियर है। सुपीरियर थिंकिंग है हमारी, मॉडर्न डेला हमारा सुपीरियर है। और ये सुपीरियर नहीं, गंदगी है, पूर्ण रूप से गंदगी है ये। बट इस गंदगी को मैं कहूँगा ह्यूमन का नेचर है। ठीक है, कहने को तो मैं और भी कह सकता हूँ, और भी डिस्क्रिप्ट कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्ट क्या करूँगा मैं? मान के चलो कोई ठंडे इलाके में कोई पनपी प्रजाति है, वो अपने आप में अपनी कल्पना बना के बैठी पड़ी है, तो वो वाली चीज़ें भी मैं कहूँगा। ऐसे मैं थोड़ा और इतिहास में चले जाऊँगा, वरना तो मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं इधर ही कहना चाहता हूँ। मेजरली मैं यह बात करना चाहता हूँ, ये एरोगेंट है। क्यों? ये उस फील्ड के अनुसार सुपीरियर है, फील्ड के अनुसार। ठीक है, मान के चलो अब गोरे अंग्रेज काले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज काले लोग कपड़े बढ़िया पहनते हैं और लगते भी बिल्कुल कूल नहीं लगते, मतलब कि वो लगते हैं अट्रैक्टिव लगते हैं, तो उनके लिए सुपीरियर वो हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में गोरे रंग को ज़्यादा दिया जाता प्रायोरिटी। क्यों? इन भुखलंडों को इतनी नॉलेज नहीं है कि हमारी जलवायु ऐसी है, तो ये हमेशा गोरे रंग को प्रायोरिटी देगी। ये यूँ चाहेगी कि हम अपनी खाल छीन लें, और ये तब भी नहीं मानेगा अगर हम अपनी खाल छीन लें, क्योंकि अगर हम गोरे नहीं हुए तो इनके लिए हम वेस्टफुल है। और रियलिटी में ये डंप मनी है, द फकिंग मनी। फकिंग मनी मतलब फकिंग लोग वर्सेस। तो इनकी मानसिकता बटेरी वो होती है। एक इंसान की फितरती है कि वो अगर उसको कुछ नहीं मिला उसके अनुसार तो वो बावड़ा हो जाता है, बिकॉज वो अपने आप को गॉड समझता है। अब मान के चलिए जो सुपीरियर पर्सन होगा, इसको फ्रीडम मिली है, तो ये क्या समझेगा? अपने आप को गॉड। ये हमेशा समझेगा राइट पाथ में, और ये अपने आप को एरोगेंट। ये सारी चीज़ें सिमिलर में दिखेगी, बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल जैसे कि ये नेचर बिल्कुल ऐसा दिखेगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति अधिकांश व्यक्ति में दिखेगा, अधिकांश मतलब 99% लोगों में दिखेगा, गोरे लोगों में। इस परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, सर्कमस्टेंस के अनुसार, इन्वायरमेंट का मैं बता रहा हूँ। देखो, अधिकांश व्यक्ति, एक मानव बेस की स्टडी करता है और उसके अप की स्टडी करता है। मैं वो हूँ जो दिखता है उसकी भी स्टडी, जो होगा उसकी भी स्टडी करता हूँ, और जो ना होगा उसकी भी स्टडी बता देता हूँ। ना होने में मैं एवरी टाइम सर्कमस्टेंस को यूनिवर्सल कर देता हूँ, मतलब मैं उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के हिसाब से सिचुएशंस बताता हूँ, तो कहता हूँ यदि ये सर्कमस्टेंस बदल तो ये सिचुएशन भी बदल जाएगी। तो एक कॉम्बिनेशन में यूनिवर्सल जीरो का भी बताता हूँ कि यूनिवर्सल जीरो में नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे एक जीरो चार चीज़ों को एक संग वेरी करेगा, जिसमें मैंने टाइम डायलिसिस भी बताया था।
मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ। अब मान लो कोई अश्वेत रंग का देख लो, अश्वेत रंग का देख लो, ठीक है, तो उसमें क्या था कि उसके संग डिस्क्रिमिनेट हुआ था। अब वो धीरे धीरे क्या बना, बेटर बन गया, बेटर बन गया, बेटर बन गया। 99% लोगों में आपको अच्छे ही पाएंगे। दोनों में आपने एक चीज़ देखा, नेचर बैलेंस बना के रखा है कि घोड़े वाले की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर वो है एक नंबर की गंदगी। काले वाले की तरफ हम घृणा कर रहे हैं, अछूत का काम कर रहे हैं, परंतु वो है एक नंबर की ब्राइट मनी। मतलब नेचर इसलिए चीज़ों को रियलिटी से रियल बनाता है, बिकॉज वो दुनिया को चूतिया इसलिए बनाता है क्योंकि दुनिया गंदी है। अगर आप यूँ सोचते हो कि देखो मेरे को तो घोड़े रंग की अट्रैक्टिव है, तो आपको नहीं मिलेगी इतनी। एक आदि मिल जाए, पर एक आदि के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन नहीं व्यर्थ करोगे तो बैठे रहो डंडुए। क्यों नेचर ने करा रियलिटी को रियल बनाना? बिकॉज अधिकांश दुनिया रियल देखना चाहती है। अधिकांश दुनिया चाहती है कि गोरे रंग की मिले, तो ठीक है मिलो गोरे रंग की। तो वहीं एक फैक्टर जनरेट कर दिया कि देखो मिलेगी तुम्हें, परंतु एरोगेंट मिलेगी। तो वो गंदगी मिलेगी जिसको तुम देख नहीं सकते। क्यों? तुम झांसों में फंस गए, मायाओं में फंस गए। इसलिए तो कहा होगा पहले भारत में भी कि जो सप्तऋषि वो करते थे, प्रार्थना करते थे, वो जानते थे ये ऐश्वर्या केवल दिखने को है, होने को नहीं है। ये वो प्राप्ति नहीं है जो मुझे पानी है, ठीक है। और हकीकत है वो अट्रैक्ट में वो बाहरी माया है, आंतरिक माया उसकी गंदी होगी। यहाँ आंतरिक माया अच्छी है तो बाहरी माया गंदी दिखेगी। बाहरी माया मतलब दिखने में वो गंदी दिखेगी। अधिकांश व्यक्ति ऐसे होंगे, और एक का दुक्का ऐसा होगा जो उसी मिसवेरिएबिलिटी में। अब यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स है, समझो। जो काले लोग हैं, जब उनके संग डिस्क्रिमिनेट हो रहा है तो उसमें कुछ क्रांतिकारी भी पनपेंगे। तो अधिकांश लोगों में तुम्हें ये गुण भी पाएंगे। देखो यहाँ अच्छे बुरा तो कह दिया, पर मैंने कहा था सुख दुख कभी भी सिंपल वे में चलते, कॉम्प्लेक्सेस के संग चलते हैं। कॉम्प्लेक्सेस का मतलब देखो काले रंगों के अंदर ये पाएगी कि वो आपके अंदर आपके साथ कनेक्टिव ज़्यादा होगे, आपके संग फ्रेंडली ज़्यादा होगी, आपके संग अच्छा व्यवहार करेगी। परंतु काले रंग वालों के संग ऐसा भी होगा, जैसे हम अमेरिका में देखा था कि ये चोर चरक के बहुत होंगे, और ये अधिकांश में पाएंगे 99% में। वाई? क्योंकि इनके संग जब डिस्क्रिमिनेट हुआ तो इन्होंने समझ गए कि अगर हमें पेट तो भरना ही भरना है, पेट की आग तो हमें बुझानी है, तो अगर हमें सीधे नहीं मिल रहा तो हमें लड़के में लेना है। तो इसमें लड़ाइयाँ, इसमें गंदगी, इसमें संगति, बुरी व्यवहार। वहीं गोल्डन रंगों में क्या होगा, ये थोड़े लग्जरियस पर्सन हो गए, ये कांटे चम्मच से खाने पीने वाले हो गए। क्यों? इनको सब सुविधाएं मिली है, ये संपन्न है, तो ये नॉलेजेबल हो गए, ये अपने आप को ब्राइट एवर टाइम समझेगी। तो कुछ जगह इस तरीके की चीज़ें चलती है, कॉम्प्लेक्स इसमें चलती है। सामान्य व्यक्ति इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं नमूना हूँ, पन पाऊँगा मेजरली। और इसमें से कुछ बीच क्या पाएंगे जो मान के चलो काले लोगों में पैदा हुए पर उनकी संगतियाँ नहीं बनाई, ये कुछ काली मिस वेरिएबल पैदा होगी। ये काले नमूने ऐसा पैदा हो गए जिनको तुम कह सकते हो इक्का दुक्का पैदा हो गया, और ये हकीकत है। हो सकता है कोई गोरे रंग का पैदा हो और मैं सारे गोरे रंगों से नफरत कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है अधिकांश पाएगी एरोगेंसी पाएगी, वो गंदगी पाएगी, और अधिकांश अपने आप को बिल्कुल बेटर समझेगी, ठीक है। बट उसको मैं कैसे सेफ दे सकता हूँ वो भी मैं जानता हूँ, इसलिए मैं 1% के पीछे कभी नहीं पड़ता। ये 1% चाहे फाड़ में मिलना होगा मिलेगा, ना मिलना होगा माँ जलवाए। मेजरली मेरे लिए मैटर क्या करता है कि मैं किस तरीके से दूँगा, वो किस बेस पर काले रंग वाले चोरी कर रहे और वो सीधे साधे थे, क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी। तो परिस्थितियाँ तो एवर टाइम चीज़ होती है, परिस्थितियों के अनुसार तो मैं किसी को कैसे भी बना सकता हूँ। जैसे कपड़े, मान लो एक ही औरत को गंदे कपड़े पहनाए तो लोगों ने उससे घृणा कर ली, उसी को मैंने डिज़ाइनर कपड़े बना दिए तो उससे लोग अट्रैक्टेड होने लगे। वाई? कपड़ों का खेल था, व्यक्ति का नहीं। तो दिखना तो परिस्थितियों का खेल है, कपड़े वही परिस्थितियाँ समझ लो कि चेंज कर दिए जाते हैं, करे भी जा सकते हैं। इसलिए आप पे निर्भर करता है आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपका कैसा परसेप्शन है, ये वेज ऑफ मॉड्यूल सकता है। मेजरली मैं क्या बात करना चाहता हूँ, मेजरली मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बात करना चाहता हूँ, ओवरऑली मैं बात करना चाहता हूँ पूरी वीडियो में कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चिंतन कर रहा हूँ। ये चीज़ है कि मैं अपने डायलेमा से तोड़ रहा हूँ। डायलेमा क्या तोड़ रहा हूँ मैं, कि पहले मैंने बनाया, मैंने देखा नेचर परफेक्ट है। नेचर परफेक्ट क्यों है? तो मुझे लगा नेचर कॉम्प्लेक्स है।
मैंने कोई साइंस की वीडियो देखी, मैंने कोई शॉर्ट देखा, और उस शॉर्ट को देखकर मैंने यूँ कहा कि भाई दुनिया सब पैसा कमाने को लगी पड़ी है, दुनिया सब कुछ ये करने को लगी पड़ी है। या मैंने एक शॉर्ट को देखकर ऐसा कहा कि देखो देखो देखो, पहले के लोगों ने ऐसी ऐसी सैटेलाइट बनाई, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, ऐसी ऐसी वो बनाई, आज के टाइम पे मैं क्यों नहीं कल्पना कर पाता। देखो मैं वैसे कल्पना कर लेता हूँ, मैंने कहा था कि मैं फैक्चुअल था, फैक्चुअल पर्सन, मतलब कि मुझे कोई चीज़ दिक्कत नहीं देती थी, मैं ब्रिलियंट था। धीरे धीरे समय के संग में सोशल इतना हो गया कि मैं मैथमेटिक्स से, देखो मैं मैथमेटिक्स का टॉपर था, बट मैं मैथमेटिक्स से फेयर करने लग गया, हो कि मुझे अंकों से, नंबर से डर लगने लग गया, क्यों परिस्थितियाँ चेंज हो गई, सर्कमस्टेंस चेंज हो गया, लाइफ चेंज हो गई। अब वो व्यक्ति नहीं है जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला सॉल्व कर रहा है, अब वो व्यक्ति है जो रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व कर रहा है। तो मैथमेटिक्स जैसी सिंपल फॉर्मूला उसे फेयर लगेंगे, वो कहेगा क्या बवाल है ये, तो कहीं ना कहीं वो अपना मोमेंटम लॉस करेगा, वहीं पे करेगा। तो ये कहने को मैं मैथमेटिक्स तो पढ़ूँ, पर मैं मैथमेटिक्स से डरता हूँ वो, वाई, क्यों? इसलिए तो मैंने कहा था कि मेरे संग केस उल्टा हुआ कि मैं पहले ब्रिलियंट था, अब मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ। पहले मैं सब कुछ जानता था, अब मैं कुछ नहीं जानता। और रियलिटी थी कि पहले जब मैं कुछ जानता भी था तो मुझे इतना इजी लगता था कि मैं कुछ चिंतन ही नहीं करता था, प्रॉब्लम ही नहीं बनाता था। इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टेंस में 17 से 18 वर्ष की आयु में मैं प्रॉब्लम्स को ऐसा लेता हूँ जैसे प्रॉब्लम मुझे दिक्कत देती है, और ये संघर्ष की लाइफ है। 19 वर्ष की आयु में संघर्ष ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज वहाँ पे मेरी वही वाली पर्सनैलिटी वापस आ जाएगी, जो कि जिसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, जिसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, जिसको कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ता था। और यही चीज़ है, कुछ टाइम पे मैं इंटेलिजेंट कहलाऊँगा। देखो एक ब्रिलियंट होता है जिसको सब कुछ आता है बट उसे मिस्टेक नहीं करता, बट एक इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो मिस्टेक भी करता है और साथ में करेक्ट भी करता है, मतलब ब्रिलियंट भी होता है और साथ में इम्परफेक्ट भी होता है। ये मेरा इम्परफेक्ट लाइफ है जो 2 ईयर्स है। इम्परफेक्ट में मतलब गलतियाँ करूँगा, सुधारूँगा, गलतियाँ करूँगा, सुधारूँगा, प्रोडक्टिव बनता चला जाऊँगा, वेज ढूंढूंगा, ना कि डायरेक्ट सॉल्यूशन। तरीके जानूंगा कि तरीकों पे वर्क करता रहूँगा, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। बट यदि फल पे ध्यान नहीं लगाऊंगा, वो वाला काम नहीं कि मुझे कब क्या पाना है, नहीं, पता है करना कैसे है, बस करता रहो, अपने आप मिल जाएगा, ये वाला तरीका। क्योंकि तरीके खुद के होते हैं, फल दूसरों का होता है, दूसरों से प्राप्त करें। तो दूसरों के भरोसे क्यों रहो, अपने भरोसे रहो ना। इसलिए तो मैं वेज इज इम्पोर्टेंट कहता हूँ। देखो मैं कोई चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं कहता, बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है रियलिटी में, तो क्योंकि जो चीज़ है वो है, नहीं गलत होती तो नहीं होती, ठीक है। और अगर होती भी तो समय के साथ हट जाती, हो सकता था आपकी परिस्थिति में आ गई, पर वो ही सुधार का कारण बनेगी, ठीक है, पर प्रॉब्लम तो आपको देगी। मैंने कहा एक चीज़ प्रिडिक्टेबल तो दूसरी चीज़ अनप्रिडिक्टेबल, दोनों के बेस पर परसेप्शन है। रियलिटी में कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ है वो है। मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ कि लाइफ के जो है, देखो मैंने एक वीडियो देखी, शॉर्ट देखी, जिसमें बताया गया कि भारत में जो है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। बट रियलिटी में वन व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। जैसे अम्बेडकर कहता था ये वन व्यवस्था सबसे बड़ी नाश की जड़ है। पर एक चीज़ बताओ, अरे बुद्धिमान व्यक्ति 10 किताब पढ़ी, 100 किताब पढ़ी, क्या 100 किताबों ने केवल तुम्हें ये समझना नहीं सिखाया कि मानवता केवल एक जानवर की प्रकृति है? मैं बिन किताब पढ़ ये जान गया कि मानवता केवल उसकी समझ है कि 100 किताब पढ़ने के बाद भी इतनी बुद्धि नहीं आई? क्या परिस्थितियों ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि यूँ समझ लिया कि मानव है, कि इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि बिल्कुल कि दलितों का ही पक्ष लेने लग गए, केवल इतने ब्रिलियंट थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने, क्योंकि यही तो होता है परफेक्ट और इम्परफेक्ट में फ़र्क। यही तो होता है कि एक छायांतर व्यक्ति और परछायांतर व्यक्ति में फ़र्क, एक ईश्वर और भगवान में फ़र्क। वाई? भगवान परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है, जगहों के हिसाब से, स्थान के हिसाब से। देखो भारत में क्या बोलते हैं, भगवान देवताएं बतेरे, बिकॉज यहाँ की डाइवर्सिफाइड ही इतनी है। यहाँ इंद्र पाएगा, यहाँ वरुण पाएगा, यहाँ अरुण पाएगा, यहाँ कितने तो देव पा जाएगी। विदेशों में इक्के दुक्के पाएंगे, वाई? बिकॉज ये जलवायु के पास अंतर होते हैं अलग अलग। पर ईश्वर सब में एक पाएगा, गॉड सब में एक पाएगा, डेविल सब में एक पाएगा। वाई? बिकॉज वो परिस्थितियों से बिलोंग ही नहीं करता। एक छायांतर व्यक्ति परछायांतर व्यक्ति में ये अंतर हो जाता है। परछायांतर वास्तविक स्वरूप होता है और छायांतर परफेक्ट स्वरूप। परफेक्ट क्या होगा?
परिस्थितियों के व्याकुल ज़्यादा रहेगा। अत्यधिक ये परिस्थिति है क्या, अम्बेडकर पनपा दलितों के वर्ग में, डिस्क्रिमिनेट हुआ तो उसने जाना दलितों को वर्ग दिलाना ज़रूरी है। अब वो इतना इन्फ्लुएंस हो चुका कि समय आने के बाद जब वो ब्रिलियंट भी हो जाएगा, किताबें पढ़ लेगा, 200 किताबें पढ़ लेगा, तो वो अपने पर्सपेक्टिव ही पढ़ेगा कि कैसे ना कैसे करके मैं दलितों को सपोर्ट दिलाऊँ, आज़ादी। बट एक रियल जो गॉड पर टाइप पर्सनैलिटी होगा वो ये कहेगा देखो मानवता है, ये थोड़ा सा हमारा वर्ग थोड़ा निचला आ चुका है, इसलिए हमारे वर्ग के संग दुरुपयोग हो रहा है। अगर इसी को समांतर रख दिया जाए, कोई कास्ट नाम की चीज़ ही न रखे, सबको एक ही धर्म में जोड़ दिया जाए, तो कोई ऊंच नीच होगा ही नहीं। अधिकांश व्यक्ति क्या कहता है, धर्म बदलने की बात कर देता है। यही मानवता दरस जाती है कि मानवता कहती है कि यदि देश अच्छा नहीं लगा तो देश छोड़कर चले जाओ, बल्कि देश को सुधारने की बात कोई नहीं करेगा। वाई? क्योंकि मानवता है, ह्यूमैनिटिक नेचर है कि खुद को चेंज कर दो, परिस्थिति को चेंज कर दो। परिस्थिति नहीं बदलनी, वही परिस्थिति चेंज नहीं करनी अपने अनुसार, पर परिस्थितियों को चेंज कर देना है। यही एक हिटलर जैसे लोगों में का पता चल जाता है कि कौन ब्रिलियंट है, और ऐसी कुछ समांतर लोगों को पता चल जाता है कौन कचरे हैं, क्योंकि वो परफेक्ट चुनते हैं कि अगर अच्छा लगे तो परिस्थिति बदल लो, खुद को मत बदलो, या परिस्थितियों को अपने अनुसार ना बदलो, क्योंकि परिस्थिति बहुत बड़ा सिस्टम है। सिस्टम को नहीं चेंज करना, सिस्टम ही चेंज कर देना। अधिकांश व्यक्ति ये सोचता है कि भारत को सुधारना नहीं है, भारत ही छोड़ देना है। तो यहाँ इनकी कॉन्सियसनेस चले ज़्यादा चलती है मेजरली, और यही है कि भारत अब तक गंदगी इसलिए पड़ा है क्योंकि भारत का जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो यूँ सोचता है, देखो पहले मैं भी सोचता था, क्योंकि मेरे संग डिस्क्रिमिनेट हुआ तो मैं भी इन्फ्लुएंस हो चुका, तो मैंने भी सोचा था जिस दिन कामयाब बन जाऊँगा ये भारत ही छोड़ के चले जाऊँगा, गंदगी है, और वास्तविक में गंदगी है। बट अब समय के संग जब गलतियाँ करी तो एहसास हुआ कि नहीं, इसका अंत ये नहीं है कि मैं भारत छोड़ दूँ। यदि मैं जब कामयाब बन गया तब तो मेरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भारत का विकास करूँ, मैं निचले वर्ग का विकास करूँ, जैसे प्रकृति कहती है कि हाई टू लो फ्लो होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो कहती है कि बैलेंस बनाओ। जब नेचर का लो है तो मेरे लिए सबसे प्रथम निर्णय क्या है? नेचर। मेरा वास्तविक नियम क्या है? मैंने कहा परिस्थितियों के अनुसार बहुत तेज़ी चीज़ बदल देते हैं, तो सबसे मेजर परिस्थिति कौन सी होगी? नेचर। उस नेचर का नियम जो होगा, अगर जिसने उसको तोड़ा तो क्रांति भी होगी, समस्या जो होगी। क्योंकि मैंने कहा विधाता की लिखी हुई नीति अगर विधाता ही खुद ना अपनाए तो विधाता टेंशन में आएगा। और ऐसे आप इंसान समझ लो अपने आप को कि अगर आपने अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं करा कार्य तो आपकी परिस्थिति आपको दिक्कत देगी और फिर आप दिक्कत में होगे। पर यदि अगर आपने परिस्थितियों को व्याकुल करना सीख लिया, परिस्थितियों को बेहतर करना सीख लिया, पता चला कि भारत में ये ज़्यादा पॉपुलेशन हानि का कारण बन रही, तो ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन को ही साफ कर दिया। सामान्य व्यक्ति यही चिंतन करेगा कि मन में ये चल रहा होगा कि पॉपुलेशन ही उड़ा दी न्यूक्लियर बम से। नहीं 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 नहीं, पॉपुलेशन को साफ करा गया। कैसे साफ करा गया? नीतियाँ बनाई गई, अलग अलग तरीके बनाए गए उस परिस्थितियों अनुसार। कैसे? आने वाले ज़माने में हो सकता है ऐसा कि यदि मानव जो चाह रहा है उसको वो दो, पर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और ये तरीके ही उस परिस्थिति के अनुसार निर्माण होंगे जो प्रकृति को भी खुश रखेगा, उसको भी खुश रखेगा। और डिमोटिवेटेड में क्या होगा? हो सकता है हम इस चीज़ को, परिस्थितियों को सुख रखने के लिए दूसरी परिस्थितियों को बेकार करें, अर्थात डिसेंट्रलाइज्ड, अपने सेंटर को छोड़ के सारी जगह विकास करें, साम्राज्यवाद। और यही पूरी दुनिया करता है ये कि दुनिया ठगेली है, और हमारे भारतीयों में दिक्कत ये है कि हम ठगेले नहीं हैं, परंतु हम में समय के साथ वो ठगेलापन पनप जाता है। जैसे कृष्ण पनप पाता, जैसे मैं पनपा हूँ, जैसे अनेकों लोग पनपेंगे, कि हम ठगने वालों के ठगने वाले हो गए जो पूरी दुनिया को ठग लेंगे जब ठगने आए। तो मेजरली मैं बात क्या करना चाहता हूँ? मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं कई सारे अपने डायलेमा तोड़ रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी नीयत नहीं है काम करने की, और रियलिटी है। पर समय के संग यही चिंतन मुझे रियलिटी बना देगा कि मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा तो मैं स्ट्रेस में हो रहा हूँ, मैं दिक्कत में हो रहा हूँ, मैं पेन में हो रहा हूँ। तो मैं थिंक करूँगा कि मुझे हार्ड वर्क करना है, तो मैं धीरे धीरे हार्ड वर्क करना चालू कर दूँगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कह रहा हूँ कि देखो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं खुद नालायक, तो मैं धीरे धीरे बेटर बनने लग जाऊँगा। एक परफेक्ट में इम्परफेक्ट में ये फ़र्क है कि परफेक्ट
एवर टाइम अपनी सिचुएशंस के अनुसार अपने आप को परफेक्ट मानता है, पर रियलिटी में परफेक्ट होता ही नहीं। वो खुद एक कचरा होता है, गंदगी होता है, जैसे कि अम्बेडकर। क्यों मैं अम्बेडकर को गंदगी क्यों कहता हूँ? क्योंकि मानता हूँ कि परिस्थितियों के अनुसार आप व्याकुल हो जाते हो, परिस्थितियों के अनुसार आप बेटर बन जाते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल एक ही वर्ग को वो बोलते हो। मतलब आप तो एक तरीके से दूसरे वर्ग के लिए क्या हो गए, आतंकवादी हो गए। बेशक आप अपने वर्ग के लिए अपने आप को क्यों नहीं क्रांतिकारी को ना को, तो दूसरे वर्ग के लिए क्या हुए, आतंकवादी। और यही नियम है, ये सिस्टम है। जब आप सिस्टम के अनुसार चल रहे हो तो देखो ये पूरी दुनिया आपको किस में फंसाना चाहते हैं, माया जालों में तो फंसाना चाहते हैं। जब आप माया जालों में फंसने लगे हो तो आपको संपन्नता सब कुछ मिलने लग जाता है, पर ये माया है, अट्रैक्ट उसी की तरफ होती है जो नहीं होता। आप यूँ सोचो कि मैं फंस गया दुनिया के अनुसार चल रहा हूँ तो मैं कितना बढ़िया चल रहा हूँ, तो ये आपकी मानसिकता है। परंतु असली में बढ़िया तो केवल वही था, सुखी तो वही था जो इनसे परे था, क्योंकि वो राक्षस नहीं है, वो गंदगी है जो अपने आप को बेटर दिखाती है। अगर हो तो आप भी बेटर हो अपनी मानसिकता के लिए, पर वास्तविकता के लिए, रियलिटी के लिए, नेचर के लिए, वो जो इसके संग नहीं है, वो जानती है कि अब तक ये मुझके मेरे साथ नहीं जुड़ा, मतलब इसमें कुछ अलग बात है। अब तक ये मेरे अनुसार नहीं चला, मतलब इसमें कुछ अलग कैटेगरी है, अलग क्राइटेरिया ऑफ टाइप पर्सन नहीं है। और दिस इज द वे कि वो एवर टाइम मुझे फेवर ज़्यादा देगी आपकी जगह, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस हो चुके हो, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। और यही रियलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस करना चाहेगी मुझे, और ये रियलिटी है कि मैं कुछ अलग तरीके से चलता हूँ। बेस अलग है, मतलब तरीके अलग है, और ये तरीके कभी भी मैच नहीं होते। कि एवर टाइम मैं कभी भी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ तो बाद में चेंज हो जाता हूँ। तो चेंज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ के लिए, केवल आपकी नहीं। अगर आप चेंज को लोगे तो दुखी भी होगे, नियमों को तोड़ोगे बनाओगे तो तोड़ने के टाइम पे मैंने कही एक जगह टूटने पे भी और बनने में भी दिक्कत तो देगी ही देगी, बिकॉज बनने के बाद डिस्क्रिमिनेट करेगी करेगी, फ्रीडम छीनेगी ही छीनेगी, पर वो बेटर होगा। और अगर बेटर के फॉर्म में रहोगे तो वो भी बेकार है, नियम टूटेगी टूटेगी, क्योंकि नियम टूटने के लिए बने हैं। कुछ चीज़ें बनती है तो टूटने के लिए बनती है, और यही चीज़ है कि जीवन और मृत्यु दोनों चक्र है। ये जब तक खेल है जब तक हमारे परसेप्शन है। पैरामीटर्स क्या, मैंने एक वीडियो में देखा कि पैरामीटर्स अलग अलग तरह के होते हैं। ब्राह्मण, ये सारी वर्ण व्यवस्था जो होती है, ये चारों इस तरह के लगे क्योंकि चार ही तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो सेवा पात्र के व्यक्ति होते हैं, एक जो ब्राह्मण टाइप के व्यक्ति जो जो मस्तिष्क से दिमाग लेते हैं, एक जो क्या बोलते हैं क्षत्रिय टाइप के व्यक्ति होते हैं जो कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और चौथे टाइप के व्यक्ति वैसे जो व्यापार पे ज़्यादा ध्यान। ये चारों वर्ण व्यवस्था ये मानवता की चार स्तंभ को दिखाती है, ना कि किसी जाति को। ये तो मानव की समझ है, मूर्खों की समझ है कि वो समझ लेते हैं। अब अम्बेडकर क्यों कह रहा कि देखो दलितों के लिए सबसे बड़ा वो है फ़ायदा ये है कि वो अलग धर्म बना ले। ठीक है जी, हमने आपकी बात मान ली और आप ईश्वर ने आपकी बात मान ली। ईश्वर मतलब कि नेचर ने आपकी बात मान ली, कोई एंटिटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेचर ने आपकी बात मान ली। नेचर कौन है? प्रकृति आपके आसपास की। उसको और विखंडीकरण करूँ तो मैं और डिस्क्रिप्शन करूँ तो मैं बता दूँ कि नेचर आपका आसपास का वातावरण, आपके एलिमेंट या आपके आसपास का समाज या आसपास की हर एक प्रकृति जिसमें आप महसूस कर सकते हो, या मैं और इसको डीपली यूँ करूँ तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके अलावा। बस आप जो कुछ देख रहे हो, आप जो कुछ जान रहे हो, आपके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, वही नेचर है बस। और फिर अगर आपको उससे भी और डीपली बताऊँ तो मैं यूँ कहूँ कि आप भी एग्जिस्ट नहीं करते। फिर अगर मैं इसी को कॉन्शियस पकड़ लूँ तो मैं यूँ कहूँगा कि एवरी टाइम इज एग्जिस्ट, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है हर समय। तो फिर मैं कहूँगा टाइम एग्जिस्ट करता है। फिर मैं और डीपली करते चलूँगा, मैं लाखों अरबों वर्ड बोलते चले जाऊँगा ऐसे ऐसे कर करके, और आखिर में आके आप ही यूँ कहोगे कि हाँ समझ गए। बस मेजरली कि सॉल्यूशंस मेरे पास अनलिमिटेड है, क्योंकि मैं सरकमस्टेंस जानता हूँ। आप मुझे परिस्थितियों के अनुसार चलना है, मैं परिस्थितियों से परे हूँ। और मुझे पता है सरकमस्टेंस लिमिट तय करता है, रियलिटी लिमिट तय नहीं करती कभी भी, क्योंकि रियलिटी जो होती है वही दिखती है, और रियलिटी है वो। रियलिटी को रियल क्यों कहा? क्योंकि रियलिटी दिखती ही रियल की तरह। हकीकत में कभी कभार ऐसा भी होता है कि रियल ही रियलिटी होता है, इसलिए रियलिटी को रियल कहा है। मेजरली मैं बात क्या करना चाहता हूँ, मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ दुनिया क्या बोलते हैं आइडिया लगा रही है
कि मान लिया कि हमने चलो माना कि आपके अनुसार हो गया, हो सकता है अगले जन्म में आप किसी उच्च वर्ग में पैदा हुए होते। उच्च वर्ग कौन सा? उच्च वर्ग कौन सा जिसको आप निचला बना कर आए हो? अब आप उनकी लड़ाइयाँ जीत रहे हो। समय के साथ फिर आपने वही विचार करा कि क्या बोलते हैं, चलो धर्म बनाते हैं नया। फिर आपने एक बना लिया, फिर उछली निचली समय के संग वापस हो गई। फिर आप उसी निचली पीढ़ी, वही उछली पीढ़ी में पैदा हुए। कौन सी उछली? पिछले की उछली? अब तो निचली थी। फिर आपने वही ब्रिलियंट वाला काम करा वापस। पर अब क्या आपने कुछ यूनिक करा। अब क्या आपने कहा सभी धर्मों को समान कर दो और सभी को एक समान पद दे दो, और यहाँ आपने कुछ विचार प्रकट करे, नियम पैदा करे। आपने एक ही धर्म के संग सबको पाल दिया। क्या उस धर्म में, केवल उस धर्म में क्या डिस्क्रिमिनेट होगा? केवल और केवल उस धर्म में आप कहोगे होगा, तो कैसे होगा? उस धर्म के अंतर्गत होगा, पर उस धर्म से बिलोंग नहीं होगा। कि आप एक जगह यूँ कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हिस्ट्री में यही तो पढ़ने का वो होता है कि इतिहास आपको आपके गवाह बता देते कि आप हो कौन। ठीक है, तो यही तो बता देता है कि एक जगह अम्बेडकर कह रहा कि ये वन व्यवस्था खराब है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट अपने आप हो जाएगा इन वन व्यवस्थाओं के अनुसार। अब देख लो जन्मों के अनुसार आपने क्या करा, आपने भी तो यही करा। बस वही बात लगती कि आपने एक पीढ़ी का विचार करा था, जिंदगी ने 4 पीढ़ी का विचार कर लिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मैं गुस्सा इसलिए होता हूँ अम्बेडकर से कि 100 किताबें पढ़ने के बाद भी क्या बुद्धि जागृत नहीं कि हम मानव केवल एक जानवर है? कि इतनी भी बुद्धि जागृत नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ परफेक्ट अलग होता है, एक निरंतर व्यक्ति अलग होता है। निरंतर व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, वो कभी भी संपन्न नहीं होगा, बिकॉज वो खुद में दुखी है। ये होता है परम सप्तऋषि में और सप्तऋषि में फर्क। सप्तऋषि अपनी परिस्थितियों के अनुसार सप्तऋषि है, पर परम सप्तऋषि एवरी सर्कमस्टेंस में सप्तऋषि है, बिकॉज वो कभी भी परफेक्ट नहीं है, ना ही वो प्रोडक्टिव है। वो प्रोडक्टिव बन जाता है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अनुसार। रियलिटी में तो वो नालायक, निकम्मा, एक कीड़ा मकोड़ा होता है, इम्परफेक्ट। और ये रियलिटी है। मुझ जैसी गंदगी इतने विचार कर लेती है, इतने प्रकटम रूप दिखा लेती है, और ब्रिलियंट लोग नहीं सोच पा रहे 100 किताब पढ़ने के बाद भी कि हम परिस्थितियों के अनुसार तरीके देखना जानते हैं। हम गलतियों को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम खुद गलतियाँ करते हैं। यही वे है कि हम गलतियों पे ज़्यादा मोहता रखते हैं, ना कि उस पर। हम संघर्ष पे ज़्यादा वो रखते हैं, बिकॉज संघर्ष सिखाता है। एवरी प्रॉब्लम आपको नई प्रॉब्लम्स देती है, वो नई प्रॉब्लम्स में आप मिस्टेक्स करते हो, देन आप रियलाइज़ करते हो, और देन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, मतलब उसको परफेक्ट बनाते हो। यही वर्ल्ड है। पैरामीटर्स अलग अलग है। वन व्यवस्थाओं में केवल एक व्यक्ति को ही कहा गया है। क्या है एक व्यक्ति? सेवा पात्र क्या है? क्या आपके पौ सेवा नहीं कर रहे हैं? कि ये पौ मेरे लिए महत्व नहीं रखते हैं? क्या ये हाथ मेरे लिए जो कर्म कर रहे हैं ये महत्व नहीं रखते हैं? क्या ये जो मेरी छाती है, जो मेरा भोजन, ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया चला रही है समाज की, क्या ये मेरे लिए महत्व नहीं रखता है? क्या मेरा मस्तिष्क महत्व नहीं रखता है? कि यदि मेरा मस्तिष्क में बुद्धि ना हो तो क्या मेरा शरीर चलेगा? नहीं चलता है। क्या यदि मेरे पाँव ना हो और मतलब मेरे पाँव में ताकत ना हो और मेरा शरीर यूँ हो तो क्या मेरा शरीर खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, बुद्धि का उपयोग होगा। तो हर एक चीज़ अपने आप को फुलफ़िल कर रही है, हर एक चीज़ अपने आप से जुड़ी हुई है, और तभी एक पूर्ण व्यक्ति बनाती है। तो कैसे आप मेरी वन व्यवस्था को गलत बता सकते हो? कैसे आप यूँ कह सकते हो कि वन व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं? ये तो मानव बना देता है समय के अनुसार। मानव क्या करता है? अपनी कल्पनाओं में जीता है, अपनी कल्पनाओं में किसी को विशेष वर्ग बना लेता है। कभी एक ब्राह्मण का पुत्र अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता है, तो वो तो समय के अनुसार, क्योंकि वो अज्ञान था, उस अज्ञान उल्लू के पट्टे ने आगे भी कर दिया, अज्ञानता फैला दी, तो अज्ञानता तो फैलेगी। क्योंकि एक बालक बच्चा होता है, वो नादान होता है, और उसकी नादानी को अगर समय आते ही नहीं सुधारा जाए तो वो नादानी दंडनीय बन जाती है, अपराधी बन जाती है, और अपराधी हमें दिखती है कि उस वन व्यवस्था के अनुसार। वो वन व्यवस्था गलत नहीं थी, समय ही गलत था, क्योंकि समय अपने आप को बदलता है।
एवरी टाइम अपने आप में कुछ इन्फ्लुएंस होता है, तभी हम जैसे नमूने पनपते हैं जो इन वन व्यवस्था को तोड़ते हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे समय समय के समय चीज़ें डाइवर्सिफाइड होने के कारण मूर्खता पनपती है, पर समय समय के साथ हम जैसे ज्ञानी भी पनपे हैं जो इस मूर्खता को नाश करते हैं। और यही लाइफ है। ये लाइफ कभी प्रिडिक्टेबल नहीं है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, कि कभी गलत चलेगी ही चलेगी। नो टाइम अनप्रोडक्टिव चलेगी चलेगी, देन प्रोडक्टिव वे पैदा होगा। हम जैसे नमूने कम ही पैदा होते हैं और ये लाइफ है। आप कितना भी उसको बेटर बना लो, बेटर बना लो, बेटर बना लो, बट दिस इज नॉट अ वे। लाइफ जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम चलेगा, बस हाँ हमारा कर्म बनता है कि हम उसे प्रोडक्टिव बनाएं, ना कि परफेक्ट। और ये प्रोडक्टिव कब बनेगा? जब हम परफेक्ट की थिंकिंग करेंगे, क्योंकि रियलिटी आप जानकर भी फिर ये वाली बात हो जाएगी कि अगर आप ये जान गए कि एक जन्म कुछ नहीं होता, तो आप जन्म पे जन्म पलायन पर पलायन करते रहोगे। और उसी के लिए लिमिट दे रखे हैं डर और भय मृत्यु के साथ, कि यदि अगर आप हमारी बातें सुनकर भी मरने जा रहे हो ना, तो मर ना सको। आपको डर और भय तुरंत रोक दे कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट। भाड़ में जाइए व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ फकिंग मी, मुझको कह दो कि भाड़ में जा। वाई? बिकॉज रियलिटी यही है कि यदि अगर मैं आपकी मानसिकता में ये डाल दूँ कि आप मर जाओ, मरने से कुछ नहीं होता, तो आप सब मरने चल दोगे। और जब आप सब मरने चल दोगे तो ये सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी। और ये व्यवस्थाएं जैसे चल रही है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि मैं अलग हूँ, आप थोड़ी ना अलग हो। आप तो उस व्यवस्था के एक पार्ट हो ना। मैं खुद एक पार्ट हूँ, मेरे लिए मैं खुद एक पार्ट हूँ, खुद एक समाज का एक हिस्सा हूँ। आप एक समाज के हिस्से हो मेरे लिए, पर मेरे लिए मैं नहीं हूँ। आपके लिए आप समाज के हिस्से नहीं हो। आप कुछ अलग कर सकते हो जब ये चिंतन आ जाए आप में। और यही वे है, इम्पोर्टेंटली प्ले ये रोल रखते हैं कि एवरी टाइम आप थिंक करोगे, एवरी टाइम आप कुछ मेड करोगे, यू विल थिंक अनदर टाइम एंड देन यू विल मेक अनदर टाइम। पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। ज्ञान की व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर हो जाएगा, फिर क्षत्रिय हो जाएगा, फिर वैश्य हो जाएगा, फिर क्या बोलते हैं, शूद्र हो जाएगा। क्यों? ज्ञान आता कब है? जब आप रूल्स में होते हो, आप नियमों पे होते हो, नियमों पे। ज्ञान नाम का मैं क्यों कहता हूँ ज्ञान अनंत है? ज्ञान नाम की कोई एग्जिस्ट नहीं करती चीज़, बिकॉज ये रूल्स पे बनी हुई चीज़ है। और रूल्स जब तक बन रखे तब तक चीज़ें एग्जिस्ट करती है। सीक्वेंशियल है, अनसीक्वेंशियल नाम का कोई नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और रियलिटी है, इंटेलिजेंस आपकी एक लैंग्वेज पे चलती है, बिन लैंग्वेज का आपकी इंटेलिजेंस ही मेक ही नहीं करती, बट एग्जिस्ट तो करती है। दुनिया से पढ़ेंगे, वो किसी को समझ नहीं आएगी। मेजरली मैं आपको बताऊँ, ब्राह्मण इसलिए ऊँचा रखा है, मतलब बुद्धि। इंसान ने उसको वर्गों में बांट दिया, व्यापारों में बांट दिया, कर्मों में बांट दिया। इसलिए मैं धन को गंदा मानता हूँ, व्यापार को गंदा मानता हूँ, क्योंकि व्यापार आपका चरित्र बदल देता है, वो आपके अंदर के मानवीय तत्वों को ज़्यादा प्रभावित कर देता है। और राजनीति भी कर देती है, क्योंकि सब सर्कमस्टेंसेस है, परिस्थितियाँ आई है, और परिस्थितियाँ आपको व्याकुल कर देती है, अपने अनुसार बना लेती है, अडेप्ट कर लेती है अपने अनुसार, अडेप्ट पे इन्फ्लुएंस कर देती है अपने अनुसार। मेनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैरामीटर्स अलग अलग है, और ये पैरामीटर्स मैंने एक वीडियो से जाने, शॉर्ट से जाने। उस शॉर्ट में मैंने देखा कि अगर हम पैसे के मामले में रहें तो सबसे ऊपर वैश्य होता है, मतलब व्यापारी, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं शूद्र, फिर होता है ब्राह्मण। अगर हम आज़ादी के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर होता है शूद्र, क्योंकि उसको कोई नियम पालन नहीं करता होता। फिर उसके बाद होता है वैश्य, मतलब व्यापारी। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो वैसे मतलब उस शब्द में, उस समय के शब्द में यूँ कहा जाता था, वैसे इसलिए कहा जाता था जो अपने व्यापार के अलावा और कोई कर्म ही नहीं मानता, तो उसे वैसे कहा जाता। आज के टाइम पे वैसे हमारे मन में यही आएगा कि क्या बोलते वो, ये जो गलत काम करते हैं वो भी उनका कर्म ही है। वही बात परिभाषा है, बस रूप बदल चुके हैं। समय के हिसाब से शब्दों का मतलब बदल जाता है, पर पूर्ण परिभाषा, अंतर रूपी परिभाषा नहीं बदलती। जैसे आतंकवादी डर बताते, भय और डर लाते हैं, पर वो क्रांतिकारी थे। उस समय में आतंक मचाते थे, इसलिए आतंकवादी। पर आज भी हम आतंक उस समय के अनुसार और आज के अनुसार अगर हम परिस्थितियों को अलग कर दें तो हमें समझ में आएगा कि आतंकवादी शब्द का मतलब वहाँ पे और इसमें ये सेम ही था। जैसे विदेश,
विदेश का मतलब समझ लो कि पहले ज़माने में जब रियासत एक दूसरे से जब जाते थे तो हम बगल वाले गांव में जाती हैं, क्यों कहते थे हम विदेश में चले गए, क्यों। और आज के टाइम पे विदेश का मतलब हो गया वीज़ा बना के विदेश। देखो तरीके बदल गए, क्रिया बदल गई, पर विदेश का मतलब वही है सेम। अगर दोनों सर्कमस्टेंस में सेम करे तो अपनी परिस्थिति को छोड़ के दूसरी परिस्थिति में जाना ही विदेश कहलाता है। और अब भी यही है परिस्थिति, पलायन नहीं विदेश है, ठीक। तो मेजरली आउटकम पूर्ण रूप से नहीं बदलेंगे, पूर्ण रूप से मतलब कि एक छोटा ना छोटा हिस्सा सेम रहेगा सब में, जो कि उसकी मूल आइडेंटिटी होगी कि आत्मा सेम रहती है, सोल सेम रहती है, ठीक है, रियल आइडेंटिटी सेम रहती है। अब यहाँ हमें क्या समझना है, मेजरली हमें यहाँ पे ये समझना है कि थिंकिंग कि हमें ये समझना है मेजरली हमें ये समझना है, क्या समझना है मेजरली कि ब्राह्मण, ये सारे वर्ग, ये सब एक शरीर के अंग है। आप अपने अनुसार जो बनना चाहो, कर्म तय करेगा आपके, आप क्या हो। देखो वर्गों में भी मानवता में यही तय करती है। मानवता में क्या तय करती है, कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है तो वो व्यापारी, कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय कर रहा है तो वो क्षत्रिय। ये कोई मेरा आने वाला बेटा तय नहीं करेगा। कहने को मैं एक ब्राह्मण की औलाद हूँ, पर हूँ मैं एक बनिया व्यापारी, ठीक है। कहने को मेरे भाई शूद्र है, पर हूँ मैं बनिया। कहने को मैं खुद एक क्षत्रिय हूँ, कर्म करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर हूँ मैं एक बनिया के खानदान से हूँ। कहने को मैं खुद एक बनिया हूँ, कहने को मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, कहने को मैं खुद एक शूद्र हूँ, कहने को मैं खुद एक क्षत्रिय हूँ। मतलब ये वर्ण व्यवस्था मानव की परिस्थिति से परे, पर अगर मानव इसे समझे कि परिस्थिति है तो हाँ ये आपको तंग करेगी। मैंने कहा कि अगर नीतियों के अनुसार नहीं चलोगे, नीतियों को अगर यूँ सोचोगे कि नीतियों को मैं प्रभावित कर लूँगा, या यूँ सोचोगे कि विधाता ने लिखी नीति आप उसका गलत मतलब समझोगे, तो वो दुख देगी ही देगी। अगर आप, और ये समय के संग होना ही होना है, क्योंकि देखो एक बच्चा नादान होगा ही होगा, वो पेट से कभी कुछ नहीं सीख कर आता, वो आने वाले समाज में सीखता है। आपका काम और आपके कर्तव्य और आपके नियम ऐसे होने चाहिए कि वो उसे सिखा सके, बट उसकी आज़ादी पूर्ण रूप से न छीने। हमेशा ध्यान रखें, कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ काम करता तो आप उसको पैसा देते हैं ना। अगर नियमों में अगर ना आपने फेवर में दमन करा तो आपका दमन होना तय है। पर यदि अगर आपने उसके फ्रीडम का सबसे बड़ा आपका मूल्यांक पता क्या है, संसाधन क्या है, आपका फ्रीडम। ये समय समय पर कोई ना कोई क्या बोलते हैं, कोई ना कोई आप डिज़ायर रखोगे, कोई भी परिस्थिति में आप चले जाओ। पहले ज़माने में ज्ञान में जाते थे, आज के टाइम पे धन में जाते हैं, आज के टाइम पे वर्क करते हैं, या आज के टाइम पे सोशल मीडिया में भी क्यों ना देख लो, कहीं ना कहीं आप अपना फ्रीडम ही छोड़ रहे हो। फ्रीडम क्या, और इस फ्रीडम के बदले में ही आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है। और यही चीज़ है कि फ्रीडम के बेस पर आपको वैल्यू तय होती है। और इस फ्रीडम क्या, खुशी कि इंटायर आपकी रहेगी फ्रीडम ही, कि फ्रीडम आपका सबसे बड़ा संसाधन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और यदि अगर आप फ्रीडम छोड़ोगे तो आप उसके बदले कुछ और भी पा सकते हैं, एवरी चीज़ पा सकते हैं, एवरीथिंग मेक कर सकते हैं। यही भी है, यही लाइफ है, और यही इंपॉर्टेंट प्ले रोल ऑफ योर है। देखो आज मैं सुबह जगह तो मैंने चीज़ें भूला नहीं, रात के टाइम पे इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। बट दिस इज वे कि नो दिन आर प्रोडक्टिव, वन डे प्रोडक्टिव। ये चीज़ें बार बार नहीं मिलती। रीजन को और क्या बताना चाहता हूँ, व्यवस्था पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि उस वीडियो को मुझे बढ़िया लगा कि उन्होंने ये डिस्क्राइब करा कि पैरामीटर तो हमारे वेदों में सब कुछ लिखा है, क्यों उसको लिखने वाले भी हम जैसे थे, ना कि सामान्य व्यक्ति जैसे जनता वाले। बट अधिकार व्यक्ति फिर उसी को सब कुछ मानने लग जाते हैं, वो मुझे गलत लगता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरी बातों को सब कुछ मानने लग जाए तो मुझे दुख होगा, मैं दुख होगा। यदि वो किसी एक बच्चे को डांट दे कि आप गलत हो, तो गलती उसकी बात में रखती है, क्योंकि गलतियों से ही वो सीखा है। मैं खुद गलतियों से सीखूँ, क्यों मैं ब्रिलियंट होने के बाद भी इम्परफेक्ट अपने आप को दिखाता हूँ, क्यों मैं सक्सेसफुल होने के बाद भी क्यों लाइफ में जीता हूँ, बिकॉज मैं दुनिया को ये दिखाता हूँ ये देखो मैं खुद एक इम्परफेक्ट पर्सन हूँ, आप इम्परफेक्ट पर्सन हो, आप परफेक्ट बन सकते हो। जब मैं खुद एक सर्वशक्तिमान होने के बाद चीज़ें ऐसे करता हूँ बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह, तो आप सर्वशक्तिमान हो, आप क्यों नहीं करते बेटर, मुझसे भी बेटर। और यही वेज इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी प्ले रोल में। मैं एक फिलोसोफर हूँ। तो
चिंतन करता हूँ एवरी टाइम, और ये चिंतन मेरी कल्पना है, रियलिटी मुझे दिखाती है और ये मुझे बेटर बनाती है कि मेरा यूनिवर्स से मेरा ब्रेन कनेक्ट हो रही बात। जितनी भी चीज़ें मैंने जानी, जितनी भी चीज़ें मैंने समझी, और वही चीज़ कि भारत में समय समय के संग चीज़ें पनपी हैं और ये पनपी चीज़ें सुधार का कारक बनी है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे दुखी दे रही थी मेरी नीयत क्या कि मैं वर्क करते टाइम पे उसे पूर्ण रूप से नहीं करता। क्यों नहीं करता? इंग्लिश की क्लास में अटेंड कर रहा हूँ पर इंग्लिश का काम मैं चालू भी नहीं कर रहा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगी? देखो, अधिकांश व्यक्ति कहती छोड़ो ना, और मेरी इंटेलिजेंस ही मुझे अलग बनाती है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि किसी ने मुझ पर भरोसा करा है तो मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। यही होता है कि हम गरीबों को और हम अमीरों को अलग कैसे बनाती है कि एक अमीर की मानसिकता ये सोचती कि ये मेरी ड्यूटी है, दिस इज़ माई जॉब, पर एक सामान्य व्यक्ति सोचता है ये 9 बाय 10 की घंटे की नौकरी है जिसमें मुझे पैसा मिल रहा है, जिसलिए मैं काम कर रहा हूँ। एक सामान्य व्यक्ति लालच में काम करता है। हम कहते हैं हमें पैसा नहीं तो मतलब नहीं रखता, हम अपना खाना वैसे भी चला लेंगे, हम संतुष्ट हैं, परंतु हमें वर्क इसलिए करना है बिकॉज ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। हम निष्काम करना पसंद करते हैं, और इसलिए यदि हम अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं अपनाते, हम अपनी नीयत साफ़ नहीं करते, तो हमारे लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन यही होता है। अगर हम ये चीज़ मैंने क्यों कही थी कि अलग अलग टाइप की लाइफ। देखो, मैं जानता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, क्या बोलते हैं, हमारी परिस्थितियाँ, हमारी एवोल्यूशन इस तरीके की है कि हम अट्रैक्ट किसकी तरफ हो गए, अपोजिट जेंडर की तरफ हो गए। तो हो सकता है, मान लो मेरी जो विद्या है वो मुझे कह रही है कि वो उस लड़की से मान लो कल को विवाह करना जिसको दुनिया टुकराती है। टुकराने का मतलब है जिसके संग दुनिया डिस्क्रिमिनेट करती है। बट मैं भी मानव हूँ, मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा जिसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो मैं भी हूँगा सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। यदि कल को मैंने ये निर्णय ले लिया तो मेरे लिए सबसे बड़ा दमन यही होगा कि मैं अपनी विद्या को त्याग कर इधर आ गया मायाओं में। तो मैं अपने आप को बार बार कहूँगा कि अब इसको छोड़ दे, इसके संग 4 बच्चे हो 5 बच्चे हो, छोड़ दो। फिर मेरी वहाँ पे वो परिस्थिति तो मुझे उस चक्र में पहुँचा देगी कि अब तेरा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर। फिर मैं बाद में भी कहूँगा कि मैंने अपने बच्चे त्याग दिए। तो एवरी टाइम फिर मैं लूप में फंसा रहूँगा, एवरी टाइम। यही दिक्कत है ज़िंदगी में कि ज़िंदगी कभी भी रंदोड़ी नहीं होती तब तक मर ना जाओ। मरना क्या है? क्या मरने के बाद भी आज़ादी है? नहीं, दोबारा नए चक्कर हो गए, बस आपको याद ही नहीं रहेगा मेजरली। ये मन ही तो है कुत्ता जो कम नहीं है। तो फेवरेबली ये रहता है कि यदि मैं खुद कर्म करके संघर्ष नहीं कर रहा, मैं दुनिया की ज़िंदगी में संघर्ष दे रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा दमन ये होगा कि मैं क्यों नहीं संघर्ष कर रहा, मैं क्यों नहीं नियत कर रहा, मैं क्यों नहीं हार्ड वर्क कर रहा। तो मैं अपने आप को यही चिंतन मुझे धीरे धीरे करके मेरी मेंटलिटी डिवाइडिंग कर देगा कि देखो वही संघर्ष करना सीख लो। संघर्ष में मज़ा कैसे करना है। मैं पिज़्ज़ा वाले के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, पैसे मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, और सफाई ऐसे करता। वो व्यक्ति 12 बजे दुकान खोलता था, मैं 11 बजे 10 बजे खोलना करता था दुकान और सफाई करता था, बिकॉज दिस इज़ माई ड्यूटी, दिस इज़ माई जॉब और दैट इज़ माई वर्क, बिकॉज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। यही मुझे अमीर बनाती है, यही मुझे रिच बनाती है, यही मुझे संतुष्ट बनाती है, यही मुझे संपन्न बनाती है कि एक समय के बाद मैं परिस्थितियों को अपना मानने लग जाता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर मैं यही एक टाइम ऑफ पीरियड निकलता है जिसमें मैं ये चिंतन करता हूँ कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा, मेरी नीयत क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं वर्क कर रहा। मैं अपनी मेरे लिए मैटर ये नहीं करती आप मुझे क्या दे रहे हो, मेरे लिए मैटर ये करता है कि आप मुझ पर भरोसा रखते हो। यदि भरोसा रखते हो और यदि मैं आपको रिजल्ट नहीं देख पा रहा तो मैं अपने आप को कोसूँगा, एवरी टाइम कोसूँगा, 1000 बार कोसूँगा, लाखों बार कोसूँगा, और जब कोसूँगा तो मैं अपने आप को बदलूँगा, और जब मैं बदलूँगा तो मैं प्रोडक्टिव परफेक्ट अपने आप को बनाऊँगा। मैं अपने आप को स्ट्रिक्ट भी बनाऊँगा क्योंकि उस सर्कमस्टेंस के अनुसार मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना लूँगा, उस सर्कमस्टेंस के अनुसार मैं अपने आप का परफेक्ट बना लूँगा। और दिस इज़ द वे ऑफ माई थिंकिंग कि मैं एक निरंतर व्यक्ति हूँ।